बैम्बू ऑमलेट रेसिपी। एक गांव में नीलमणि नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था और वो बचपन से ही अपनी नानी के पास रहा करता था। उसकी नानी उसे बहुत प्यार करती थी और उसका बहुत ख्याल रखा करती थी। लेकिन नानी के लाड प्यार के कारण नीलमणि बहुत ही बिगड़ चुका था। वो स्कूल में पढ़ाई लिखाई ना करके इधर उधर आवारा बच्चों के साथ घूमता रहता था। एक दिन गांव के हेडमास्टर ने उसकी नानी को स्कूल में बुलाया और उनसे कहा, देखिए विमला देवी जी, आपका जो दोहता है ना, ये बहुत बिगड़ चुका है और स्कूल में बहुत शरारतें करता है। हमने इसकी काफ़ी शरारतें तो माफ़ कर दी, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसे अब स्कूल से निकाल रहे हैं। नीलमणि की नानी ने स्कूल के प्रिंसिपल के बहुत हाथ पैर जोड़े, लेकिन प्रिंसिपल ने उनकी एक ना सुनी और नीलमणि को स्कूल से बाहर निकाल दिया। घर आने पर नानी ने नीलमणि को डांटते हुए कहा, कितनी बार समझाया, पढ़ लिख कर कोई बड़ा आदमी बन जा, लेकिन तू रहा निकम्मा का निकम्मा। मेरे सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया तूने तो। ऐसा कहकर नानी जोर जोर से रोने लगी। नानी को रोता देखकर नीलमणि को बहुत बुरा लगा और उसने अपनी नानी से कहा, नानी मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब आपका दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करूं, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। हाँ देखना, मैं कल से कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लूँगा और आपका नाम जरूर रोशन करूँगा। और अब वो गांव में छोटे मोटे काम करने लगा, जिससे उसकी छोटी मोटी कमाई होने लगी थी। लेकिन उसे तो कुछ बड़ा करना था, इसीलिए उसने एक दिन अपनी नानी से कहा, नानी नानी मैं सोच रहा हूँ कि कल शहर जाकर कोई काम ढूंढूं। उसकी बात सुनकर नानी ने उसे शहर जाने के लिए हाँ कर दी और उसे दिन में खाने के लिए बैम्बू के अंदर एक ऑमलेट बनाकर लपेट कर दे दिया। नीलमणि शहर में काम की तलाश करते करते एक फैक्ट्री में जा पहुंचा और नीलमणि को वहां पर मजदूरी करने का काम मिल गया। फैक्ट्री में लंच होने पर नीलमणि फैक्ट्री के अंदर ही एक जगह बैठकर अपना लंच करने लगा। जैसे ही उसने नानी का बनाया बैम्बू ऑमलेट खोला, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। तभी वहां से फैक्ट्री मालिक की कार गुजरी, लेकिन थोड़ी सी आगे जाकर कार रुक गई। कार में से ड्राइवर उतरकर नीलमणि के पास आया। अरे छोकरे, तू यहाँ नया आया है क्या? जी साहब, मैं बस आज ही आया हूँ। चल चल, तेरे को साहब बुला रहे हैं और जो तू खा रहा है ना, ये भी लेकर चल। नीलमणि को कुछ समझ में नहीं आया और वो अपना बैम्बू ऑमलेट लेकर फैक्ट्री मालिक के पास चला गया। फैक्ट्री मालिक ने उसका ऑमलेट देखकर उससे पूछा, बेटा ये ऑमलेट कहाँ से लाए हो तुम? जी मेरी नानी ने बनाया है। क्या मैं थोड़ा सा खा सकता हूँ? ये सुनकर नीलमणि हैरान रह गया। जी साहब, बिल्कुल साहब। फैक्ट्री मालिक ने जैसे ही वो ऑमलेट खाया, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने नीलमणि से कहा, क्या तुम ये ऑमलेट बना सकते हो? हाँ जी साहब, मैं ज़रूर बना सकता हूँ। ये क्या, मेरे को तो और भी बैम्बू की रेसिपी आती है, मेरी नानी ने सिखाई है मुझे। तो ठीक है बेटा, कल से तुम यहाँ मजदूरी नहीं करोगे, तुम हमारा जो होटल है ना, तुम वहाँ काम करोगे। ये सुनकर नीलमणि बहुत ही खुश हो गया और उसने घर आकर नानी को सारी बात बताई और नानी ने उसे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने की रेसिपी सिखाई। अब नीलमणि फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करता था, बल्कि उस फैक्ट्री मालिक के बहुत बड़े होटल में रसोइया बन गया था और उसकी बैम्बू ऑमलेट की रेसिपी बहुत ही मशहूर हो चुकी थी और उसने मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमाए, जिससे उसने शहर में एक बहुत बड़ा घर ले लिया और नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। मोमोज वाली की सफलता। दीमापुर गांव में मीना अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। मीना और उसके पति का गांव के बाजार में एक छोटा सा ढाबा था। वो वहां पर स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका गुजारा सही चल रहा था। वो दोनों उतना ही खाना बनाते थे जितना कि शाम तक बिक सके, ताकि कल उन्हें बासी खाना ना बेचना पड़े। इसी कारण उनके खाने की सभी लोग तारीफ किया करते थे। उनकी इस बात से बगल का कल्लूराम ढाबे वाला बहुत जला करता था, क्योंकि वो अपने खाने में नकली और मिलावटी चीज़ों का इस्तेमाल किया करता था। इसीलिए उसके वहाँ कोई खाना खाने नहीं जाता था। उसका काम तभी चलता था जब मीना का ढाबा बंद हो, तब लोगों को मजबूरी में कल्लूराम के पास ही खाना खाने जाना पड़ता था। ये देखकर कल्लूराम ने सोचा कि अगर मीना का ढाबा ही बंद हो जाए तो मेरा काम चल निकलेगा।
उसने गांव के गुंडे सुरेश को बुलाकर मीना के ढाबे में चोरी करने को कहा। अरे सुरेश, एक काम करना, रात को मीना के ढाबे का सारा सामान चुराकर मेरे खेत वाले घर में रख देना। इनका सामान ही नहीं रहेगा तो क्या बनाएंगे। नया सामान लाते लाते इन्हें बहुत समय लग जाएगा और तब तक तो मेरा काम काफ़ी चल निकलेगा। ठीक है कल्लू दादा, आपका काम हो गया समझो। अगले दिन सुबह जब मीना अपने पति के साथ ढाबे पर आती है तो सारा सामान गायब देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारे ढाबे पर चोरी किसने की? मुझे तो ये पड़ोस वाले कल्लू पर शक हो रहा है। मीना की बात सुनकर उसका पति कहता है, मीना, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हमें दोबारा से सारा सामान खरीदना पड़ेगा और मैं पुलिस में तो रिपोर्ट कराऊंगा ही सही। वो दोनों पुलिस थाने जाकर रिपोर्ट करवा देते हैं। पुलिस आकर अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि अब ढाबे पर क्या बनाकर लोगों को खिलाएं। तभी उन्हें याद आता है कि लकड़ियों के नीचे कुछ सब्जियां और आटा रखा हुआ था। तभी मीना को एक आइडिया आता है। वो सारी सब्जियों को उबालकर उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाती है और आटे के छोटे छोटे गोले बनाकर उनके मोमो बना देती है। और जो भी उसके ढाबे पर आता है उसको वो मोमो खिलाती है। लोगों को उसके हाथ के बनाए मोमो बहुत अच्छे लगते हैं, जिससे उनकी दुकान पर फिर से भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और कल्लू राम का उनको बर्बाद करने का सपना अधूरा रह जाता है, क्योंकि पुलिस अपनी कार्रवाई करके कल्लू राम के खेत वाले मकान से उनका चोरी का सारा सामान पकड़ लेती है। मीना का ढाबा फिर से खुल जाता है, लेकिन अब खाने के साथ साथ उसके मोमो की बिक्री भी बहुत बढ़ जाती है और लोग मीना को मीना मोमो वाली के नाम से जानने लगते हैं। जादुई प्लास्टिक बोतल रिक्शा। एक गांव में राजू नाम का एक रिक्शा वाला रहता था। वो अपने बाकी साथियों की तरह जगन सेठ से किराए पर रिक्शा लेकर चलाया करता था और शाम को आकर रिक्शा जगन सेठ को वापस कर दिया करता था और साथ में उसका किराया भी देता था। राजू को रोज जगन सेठ को किराया देना पड़ता था, चाहे उसकी कमाई हो या ना हो। एक दिन जब राजू शाम को रिक्शा लेकर वापस आया तो उसने जगन सेठ से कहा, सेठ जी, आज मैं आपको किराया नहीं दे सकता। क्यों भाई, क्या बात है? आया तो बड़ा लेट है तू, हैं? सेठ जी, आज काम बहुत कम हुआ और साथ में टायर भी पंक्चर हो गया था। सारे पैसे नई ट्यूब लगाने में लग गए। अबे तो मैं क्या करूं, हैं? तुमसे इतना कम किराया लेता हूं, उस पे भी तुम्हारा ये हाल है। और सुन लो तुम लोग, अब कल से किराया बढ़ा दिया है मैंने रिक्शे का। अब तुम लोगों को 50 रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। हाँ। जगन सेठ की ये बात सुनकर सभी रिक्शा वाले परेशान हो जाते हैं। क्या मुसीबत है यार, एक तो पहले ही काम नहीं है, अब किराया भी बढ़ा दिया। अबे राजू, तू चुप नहीं रह सकता था क्या? अरे यार करमू, इसमें मेरी क्या गलती है? जो हुआ मैंने सच ही तो बताया ना। अच्छा चल ठीक है, जो भी है अब देखते हैं। करमू और राजू बड़े परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़े। तभी सामने से उनका दोस्त चमन आ गया। चमन कूड़ा बीनने का काम करता था। चमन ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, कहाँ जा रही है जोड़ी बड़ी उदास सी, हैं? राजू और करमू ने चमन को सारी बात बताई। उनकी बात सुनकर चमन ने उनसे कहा, अब भाई देखो, अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। बताओ चमन, क्या आइडिया है? अरे भाई राजू देख, तू तो बड़ा कारीगर इंसान है। अब मेरे पास ना बहुत सारी खाली बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की। अब उन्हें कोई लेता तो है नहीं, अब ऐसे मैं कचरे में फेंक नहीं सकता। अगर तुम चाहो तो उनका बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक रिक्शा बना दो। करमू और राजू को चमन का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले ही दिन से इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने का काम शुरू कर देते हैं। वो प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर उनका बहुत अच्छा रिक्शे का फ्रेम बनाते हैं। करमू अपने घर से एक पुरानी इलेक्ट्रिक मोटर ले आता है और एक हफ्ते के अंदर ही उनका इलेक्ट्रिक रिक्शा बनकर तैयार हो जाता है। और वो जब उसे बाजार में लेकर निकलते हैं तो सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके इलेक्ट्रिक रिक्शा के चर्चे सारे गांव में होने लगते हैं। अब करमू के प्लास्टिक की बोतल वाले इलेक्ट्रिक रिक्शे के चर्चे शहर तक पहुंच जाते हैं। कई एनजीओ आकर उनके प्लास्टिक बोतल के रिक्शा देखकर उसकी तारीफ करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं और उन्हें प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। अब करमू और राजू ने अपनी प्लास्टिक बोतल का रिक्शा बनाने की फैक्ट्री खोल ली थी, जिसमें चमन ने भी उनकी काफ़ी मदद की।
इस तरह से एक आइडिया ने उनकी जिंदगी ही बदल दी और साथ में प्लास्टिक के कचरे का सही इस्तेमाल भी होने लगा। एक गांव में राजन नाम का एक आदमी अपने बेटे चिंटू के साथ रहता था। राजन पढ़ा लिखा नहीं था, जिस वजह से उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। राजन गन्ने का रस बेचकर अपने परिवार की गुजर बसर किया करता था, लेकिन वो अपने बेटे चिंटू को अच्छी शिक्षा देना चाहता था। इसीलिए उसने गांव के पास के स्कूल में अपने बेटे चिंटू की एडमिशन करा रखी थी। चिंटू बड़े ही लगन से स्कूल में पढ़ाई किया करता था और छुट्टी होने पर वो अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने में उनकी मदद करता था। एक दिन जब चिंटू स्कूल से वापस घर आ रहा था तो उसने देखा कि स्कूल से घर जाने वाला रास्ता बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ आकर गिर चुका था। इसीलिए उसे अब जंगल के रास्ते से जाना पड़ रहा था। ओहो, अब तो बांस के जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन चिंटू जब बांस का जंगल पार करके शहर की ओर पहुंचा तो उसने वहां पर एक आइसक्रीम के ठेले पर कुछ बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखा। चिंटू को आइसक्रीम खाने का बहुत मन किया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने सोचा कि वो अपने पिता के पास जाकर आइसक्रीम खाने के लिए कहेगा। अगले दिन चिंटू छुट्टी होने के कारण अपने पिता के साथ गन्ने का रस बेचने जाता है और जब शाम को वो घर वापस आ जाते हैं तो चिंटू की नज़र ठेले पर पड़ी बर्फ और बचे हुए गन्ने के रस पर पड़ती है। वो अपने पिता से कहता है, पापा, क्यों ना हम इस बची हुई बर्फ की कुल्फी बनाएं? कल तक वैसे भी ये बर्फ पिघल जाएगी और कुछ काम नहीं आएगी। चिंटू की बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटा, ठीक है, एक बार कोशिश करके देखते हैं। चिंटू अपने पिता के साथ मिलकर घर में ही कुल्फी बनाना शुरू कर देते हैं और कुल्फी बनाते ही चिंटू कहता है, पापा, कल घर आते हुए मुझे कुछ बांस के टुकड़े मिले थे, हम उसे सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंटू के पिता उसकी बात मान लेते हैं और वो बांस के सांचे में गन्ने का रस भरकर कुल्फी जमा देते हैं और उसके ऊपर बांस के टुकड़ों को उबालकर उनसे सजावट कर देते हैं, जिससे उनकी बांस और गन्ने के रस की बहुत ही अच्छी कुल्फी बनकर तैयार हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी उसे खाने लगते हैं। चिंटू गन्ने के रस की आइसक्रीम खाकर बहुत खुश होता है और अगले दिन से चिंटू के पापा गन्ने के रस के साथ साथ गन्ने के रस और बांस की कुल्फी बेचना भी शुरू कर देते हैं, जो सब लोगों को बहुत अच्छी लगती है।